नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं जो आपके क्लास 11 के होम साइंस के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, जो कि आपके मिड टर्म से रिलेटेड है। इसमें आपका ओवरऑल जो हमारा मिड टर्म का जितना सिलेबस है उसके सारे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पता है, आप बड़े लेवल पे आ चुके हो, फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, मतलब जो क्वेश्चन देने का एक तरीका होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही होता है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे मुझे पता है, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा। वहां पे क्या है, आपका माइंड चेक होता है कि आप किस प्रकार से इस लेवल पे आप क्वेश्चन समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। तो यहाँ पे जो आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम देख लेते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है, जो कि हमारा गृह विज्ञान का परिचय आपका चैप्टर था। तो हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। गृह विज्ञान की शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे सीधे पूछा गया है कि गृह विज्ञान की शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि गृह विज्ञान हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके क्या फायदे हैं, ये भी उद्देश्य के अंदर आएगा। क्योंकि किसी चीज से अभी अच्छा उद्देश्य मिल रहा है तभी हम उसको अपने पाठ्यक्रम में लेकर आ रहे हैं ना, ऐसे बिना मतलब के तो हम लेकर नहीं आएंगे। तो वही है कि गृह विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है, क्या महत्व है, उसके क्या उद्देश्य है, ये हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। बाकी इसको तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है कि गृह विज्ञान एक विस्तृत हमारा जो विषय है, ठीक है। इसके अंदर हमें खाने से लेकर दवाइयों तक का ज्ञान, कपड़े से लेकर कपड़े बनाने तक का ज्ञान, किस प्रकार से हम कपड़े संभाल कर रख सकते हैं, ये सारा ज्ञान हमारे इस विषय के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पॉइंट देख लेते हैं, हमें कौन कौन से पॉइंट बताए गए हैं। तो फर्स्ट, गृह विज्ञान आपको क्या करना है, जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो आप छोटा सा इंट्रो दे देना, ताकि वो जो आंसर है आपका अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद मैंने बता रखा है कि आप अगर आंसर को डायग्राम में देते हो, डायग्राम से या फ्लो चार्ट में बनाते हो, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हम पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। विद्यार्थियों को वृद्धि एवं विकास से संबंधित ज्ञान अर्जित कराता है। आप गृह विज्ञान को देखें तो आपको पता चलता है कि हम क्या देखते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में हम किस प्रकार से जा रहे हैं। हम बाल्यावस्था में हैं, शैशवावस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं, फिर उसके बाद हम किशोरावस्था में आते हैं। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है जिसमें हम विकास कर रहे हैं, वो किस प्रकार से होता है, ये हम गृह विज्ञान में देखते हैं। विद्यार्थियों में सीमित संसाधनों की उचित व्यवस्थापन के कौशल का विकास। तो हम गृह विज्ञान में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज है, उसका हम इस्तेमाल किस प्रकार से करें। क्योंकि आपको भी पता है हमारे क्या है, जो संसाधन है वो सीमित है, हम उसको हद से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें गृह विज्ञान में सिखाया जाता है कि हम किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम आज के समय में उसका इस्तेमाल करें, साथ ही साथ हम भविष्य के लिए भी उसको बचाकर रख सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाता है। अब आप आगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब इस विषय को पढ़ेंगे, तो इसमें एक आपका अलग से चैप्टर बना हुआ है उपभोक्ता के ऊपर। तो उपभोक्ता क्या है, जैसे कि मैं कोई सामान ले रही हूँ किसी दुकान में जाके, तो मैं उपभोक्ता हुई, ठीक है। तो उपभोक्ता क्या है कि उसके बहुत सारे ज्ञान, मतलब एक हमारे राइट्स होते हैं, उपभोक्ता के बहुत सारे राइट्स होते हैं, एक दो नहीं होते, लेकिन उपभोक्ता उसके प्रति जागरूक नहीं होता है। तो हमें गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हमें उपभोक्ता के जितने भी हमारे अधिकार है उसके बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है। विद्यार्थियों में स्वस्थ आहार संबंधित आदतों का विकास करता है। अब गृह विज्ञान में मेनली हम यही जो है बच्चे लोग समझते हैं कि भोजन से रिलेटेड होगा, तो ये हमारा आ गया कि स्वस्थ आहार से संबंधित सारी योजनाएं हमें गृह विज्ञान के अंदर बताई जाती है। विद्यार्थियों को वस्त्र विज्ञान परिधान के चयन एवं सुरक्षा संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। तो इसमें हम वस्त्र से रिलेटेड किस प्रकार के वस्त्र का चयन हमें करना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र अच्छे होते हैं, किस प्रकार से हम वस्त्र को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें गृह विज्ञान से प्राप्त होती है। इसको अगर मैं और इजी वे में आपको बताऊं कि आप इसका आंसर किस तरीके से कर सकते हो, तो आप अपना जब जो आपका बुक है एनसीईआरटी की, उसको आप ओपन करोगे तो आपके जितने भी चैप्टर के नाम हैं आप उसको ही एक बार पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि गृह विज्ञान के पढ़ाने का उद्देश्य हमारा क्या है। उसी को बस वस्त्र एवं परिधान की जानकारी देना इसका उद्देश्य है। इस तरीके से आप लाइन बना दो। संसाधनों को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं ये बताना इसका उद्देश्य है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो।
तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, किशोरावस्था को हर व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या अथवा में यही क्वेश्चन है, किशोरावस्था किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है। अब दोनों ही क्वेश्चन हमारा सेम है, बस हमें क्या कर दिया है, इसको थोड़ा घुमा के आंसर कर लिया है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बता दिया है कि किशोरावस्था किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है, लेकिन किस प्रकार से एक निर्णायक मोड़ है, इसमें भी हमें वही आंसर देना है जो हम इसके अंदर देंगे। तो आप जानते हैं किशोरावस्था एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बहुत सारे हमारे अंदर अलग अलग गतिविधियां चल रही होती है हमारे शरीर के अंदर। हम मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हम शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और हमारे अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती है वो भी आ रही होती है इस स्टेज में। तो हम किस प्रकार से इन सब चीजों पे कंट्रोल करके एक जो किशोरावस्था एज है उसको हम अपना निर्णायक मोड़ बनाते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे आपको बताया था, आप थोड़ी बहुत 2-3 लाइन में क्या करना, आंसर को डिफाइन कर देना, उसके बाद फिर आंसर को लिखना चालू करना। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, जिनके कारण वह किसी भी स्थिति से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अब आप देखते हैं कि इस एज में क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी ही गुस्सा महसूस मतलब गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाता है, या फिर द्वेष की भावना आने लग जाती है कि अगर मेरे बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है। तो ये सारी भावनाएं क्या है, इस एज में उत्पन्न होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, इस कारण से ये सारी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो भी आदतें एक बार विकसित हो जाए वो जीवन भर चलती है। जैसे कि आप देखते हैं छोटे बच्चे अगर गलत संगति में रह रहे हैं, जैसे ऐसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो अगर उस एज बचपन की एज से वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब 11-12 की एज में आते हैं, और फिर भी उन्होंने ऐसे ही समूह के लोगों के साथ दोस्ती बना के रखी है, तो फ्यूचर में वो आदत उनकी नहीं छूटेगी। वही हमें यहाँ बता रखा है कि हम जो बाल्यावस्था में सीखते हैं, किशोरावस्था में सीखते हैं, वही भविष्य में चलता रहता है, उसको सुधारना मुश्किल होता है। किशोर जी जिस होगा यहाँ पे, किशोर जिस परिवेश में बड़े होते हैं वो उनके भावी जीवन की दिशा एवं रूपरेखा को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अब ये बता रखा है फैमिली का माहौल, कि किशोर जिस फैमिली के माहौल में रहते हैं, जैसा फैमिली का मतलब लोगों का बिहेवियर होता है, उसी हिसाब से जो किशोर है वो उसके मतलब माइंड पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर घर वाले क्या है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उसका भी एक गलत प्रभाव क्या है किशोर के ऊपर पड़ेगा। वहीं घर वाले क्या है, अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, किसी भी मुश्किल कंडीशन को प्यार से फेस कर रहे हैं, तो किशोर का इसका भी जो प्रभाव है किशोर के ऊपर पड़ेगा। तो फैमिली का जो मतलब परिवार का परिवेश जो होता है वो भी किशोर के विकास के ऊपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किशोर में सीखने समझने की काफी अच्छी क्षमता होती है, तो वह इस दौरान जो भी सीखता है या समझता है उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। तो हमारा एक ऐसा एज होता है, जैसे आप देखते हैं आप छोटे होते हैं तो आपसे कोई हार्ड वर्ड कोई बोल दे तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन इस एज में अगर आपको कोई वर्ड बोल दे तो आप खुद से थोड़ा उसको क्या करोगे, समझने का प्रयास करोगे, और हो सकता है कि आप आंसर भी निकाल लो। जैसे एक एक रंग का मतलब है, आप इस एज में जानते हो कि सबको एकत्रित करना है, किसी चीज को एकत्रित करना हमारा एकीकरण होता है, लेकिन यही आपसे छोटी क्लास में 4th-5th क्लास में पूछा जाए तो आप इसका मतलब नहीं बता सकते हो, है ना। तो सीखने समझने की क्षमता जो होती है किशोरावस्था के दौरान काफी बढ़ जाती है, और जो चीजें हम इस एज में सीखते हैं वो भविष्य तक हमारे साथ चलती है। इसलिए हम किशोरावस्था को अपना एक निर्णायक मोड़ मानते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेज है जहां पर अगर हम गलत चीजों में पड़ गए तो हम गलत हो जाएंगे, और अगर हमने सही शिक्षा ली है तो हम सही क्षेत्र में चले जाएंगे। फैमिली का बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अंदर, कि जो किशोर है उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ग्रह विज्ञान की परिभाषा यहाँ देनी है। सबसे इजी क्वेश्चन आपका आ गया, ग्रह विज्ञान की परिभाषा। यहाँ पे जरूरी नहीं है आप बुक के डेफिनेशन लिखो, अगर आप खुद से लिखना चाहो, ग्रह माने घर और विज्ञान, हम
क्या करते हैं, घर और विज्ञान को जोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र को घर से लेकर पूरे विश्व तक फैला रहे हैं, उसको हम गृह विज्ञान बोल रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप इजी से इजी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर दो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ हम बुक की लैंग्वेज का देख लेते हैं क्या हमें बता रखा है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। तो हमारा जो घर से जुड़ा हुआ विज्ञान है, हम किस प्रकार से वित्तीय योजना बना के रख सकते हैं, किस प्रकार से संसाधनीय योजना बनाकर रख सकते हैं, किस प्रकार से हम घर में वस्तु को संरक्षित करके रख सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें गृह विज्ञान से प्राप्त होती है। गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान का समावेश। गृह विज्ञान क्या है, इसमें कला भी है और विज्ञान भी है, और ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। समावेश का मतलब कला और विज्ञान से मिलकर बना हुआ है। समावेश दिए हुए है, एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश विदेश की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप योजनाबद्ध व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कला भी है, विज्ञान भी है, और हम इसका समावेश तो देख ही रहे हैं, साथ में ये व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये अब इसका जो क्षेत्र है गृह विज्ञान का, वो इतना विस्तृत हो चुका है कि हम यहाँ से लेकर कई बाहरी देशों के भी बारे में जानकारी इसमें ले रहे हैं। व्यक्ति का जुड़ाव करवा रहा है एक राज्य से निकलकर एक देश के साथ। ये हमारा गृह विज्ञान है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आत्मसम्मान के दो पहलू को स्पष्ट करना है। आत्मसम्मान क्या होता है वो हमें बताना है, या अथवा में सकारात्मक व नकारात्मक स्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आत्मसम्मान क्या है वो हमें बताना है, या फिर सकारात्मक या नकारात्मक स्व की अवधारणा। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर आत्मसम्मान दे रखा है और यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक स्व की अवधारणा दे रखा है। तो हमारा जो आत्मसम्मान है, इसी के दो पहलू है, हमारे सकारात्मक और नकारात्मक स्व की अवधारणा। तो क्वेश्चन दोनों ही फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब इसका आंसर हम देख ले तो जैसे आपको पता चल गया है कि आत्मसम्मान में दो आते हैं हमारे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या, जिसमें हम अपने लिए अच्छी भावना रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद से ये चीज करने का प्रयास करूंगा, और मतलब एक पॉजिटिव जो सोच है अपने मन के अंदर लेकर चलते हैं। वही हम नकारात्मक में पहले ही सोच लेते हैं, यार वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, मैं ये काम को नहीं कर सकती, बिना प्रयास किए ही हम उस काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो हमारे आते हैं नकारात्मक स्व की अवधारणा के अंदर। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें बताई गई है। तो फर्स्ट सकारात्मक हमें बता रखा है आशावादी होना। हम हमेशा होप में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बस छोड़ ही दूंगी। मैं एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करती रहूंगी जब तक ये मेरे से हो नहीं जाता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, खुद की क्षमता ये भी इसके अंदर ही आ जाएगी कि अब मुझे पता है कि ये चीज मैं कर सकती हूँ, भले ही मुझे 4 बार दोबारा रिपीट करना पड़े। तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, तभी मैं उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मैं एक न एक बार इस चीज को सीख ही लूंगी। ठीक, स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखना। स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखना मतलब हम किसी और से तुलना ना करें, अगर करें भी तो सकारात्मक रूप में करें, नकारात्मक रूप में ना करें कि वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वो ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक है, और मतलब हमें तुलना नहीं करनी चाहिए किसी और से अपनी। ठीक है, तो ये हमारे सकारात्मक आत्मसम्मान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा नकारात्मक सम्मान बता रखा है, तो इसमें क्या है, निराशावादी। कोई भी कार्य करने से पहले ही होप को छोड़ देना कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे पहले ही पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। भले ही आपने कोशिश ना की हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा ही सोचोगे कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगी, ये मेरे से होगा ही नहीं। तो ये हमारे नकारात्मक पहलू के अंदर आता है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते हैं। अब मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, मुझे यही लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं पहले ही ना कर दे रही हूँ प्रयास करने से पहले ही। तो इसका मतलब यही है कि मुझे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा नहीं है। ठीक, किसी दूसरे की तरफ बनना देखना, मतलब किसी दूसरे की तरह बनना, यहाँ पे तरह होगा बनना, या दिखना चाहते हैं, दिखना। ठीक है, या दिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम नकारात्मक सम्मान में क्या देख रहे हैं कि हम खुद की मतलब प्रशंसा नहीं करें कि हाँ मैं पूर्ण रूप से मतलब सही हूँ,
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं दूसरों से देख रही हूँ, तुलना कर रही हूँ अपनी कि वो ज्यादा अच्छा है, या फिर मुझे उसकी तरह से दिखना चाहिए तभी लोग मेरे से बात करेंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे फ्रेंड बनेंगे। तो एक नकारात्मक सम्मान के अंदर ये बात आती है, क्योंकि हम खुद के लिए ही क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, यही सारी नकारात्मक सोच जो है हमारे अंदर आती रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। मित्र समूह का स्वभाव पहचान पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग भी ये जानते होंगे, आपके भी फ्रेंड्स है और वो किसी न किसी तरीके से आपको बताते होंगे कि आज तू अच्छा लग रहा है, या फिर आज तू ठीक नहीं लग रही है, या तू कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, ऐसी बात आपको सुनने को मिलती होगी। ठीक है, तो या फिर ज्यादा लंबे है तो बहुत ज्यादा लंबी है, ये भी बात आपको सुनने को मिलती होगी। तो यही बताना है हमें कि जो मित्र समूह है, मतलब जो हमारे दोस्तों का समूह है, वो किस प्रकार से हमारी क्या है, स्वयं की अवधारणा पर, हमारे स्वयं की पहचान पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, हमें वो बताना है। ठीक है, व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता के आधार पर ही निर्धारित होती है। अगर दोस्त ने बोल दिया कि हाँ तू बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, बंदा जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मेरे दोस्त ने मुझे बोल दिया तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। अगर वही बुराई कर दी, लड़की को बोल दिया तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिर लड़की बुरा मान जाएगी। ऐसी लड़कों को कुछ बोल देंगे तो वो भी बुरा मान जाएंगे। तो क्या है, दोस्तों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, किशोर अथवा वयस्क स्वयं को समाज का अभिन्न अंग समझना चाहता है। तो यहाँ बता रखा है कि चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, या फिर वृद्ध जन हो, आपको पता है सभी के फ्रेंड्स होते हैं, तो वो भी चाहते हैं, या फिर जिसके फ्रेंड नहीं है वो भी क्या चाहता है कि मैं फ्रेंड बनाऊं, फ्रेंड्स के ग्रुप में जाऊं, उसमें ऐड हो जाऊं और समाज का एक अभिन्न अंग जो है वो बन जाऊं। तो दोस्त जो है, मित्र समूह है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत निभाते हैं। मित्रों के समरूप ही स्वयं को देखना चाहते हैं। तो जैसा मित्र चाहते हैं, हम वैसा ही दिखने का प्रयास करते हैं कि तेरे ऊपर रेड लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी, ये वाली लिपस्टिक अच्छी लगेगी, ये इयरिंग अच्छी नहीं लगेगी, या फिर ये शूज अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम क्या है, जो हमारे मित्र बोल रहे हैं वो हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, उनके द्वारा सम्मान तथा स्वीकार्यता व्यक्ति को स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अगर मित्र ने बोला अच्छे लग रहे हो, तो वो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा उसको अच्छा लग गया कि मेरे दोस्त ने मेरे को बोल दिया कि बहुत अच्छा लग रहा हूँ, वही बुरा बोल दिया तो फिर वो पूरे दिन लो फील करते रहेंगे जो भी है कि यार इसने तो मेरे को बुरा बोल दिया, अब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, अब मेरे को यहाँ रुकना ही नहीं है, जहां पर आप घूमने के लिए गए हो या कहीं भी गए हो। ठीक है, तो मित्र समूह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है स्वयं की स्वीकार्यता के लिए, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये मैं क्या चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे मित्र है, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो वो मुझे बताए कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है, तो मित्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्वयं की अवधारणा के अंदर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम देख लेते हैं। पहचान को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर आपको पहचान को बताना है कि हमारा पहचान क्या होता है, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या बता रखा है, ये हमारा पहचान या फिर इसका दूसरा नाम तादात्म्य है। ठीक है, अगर आपसे पहचान ना पूछे तो तादात्म्य पूछ सकता है कि इसके दो पहलू क्या है, या फिर ये मतलब पहचान ना आके यहाँ पे तादात्म्य को परिभाषित कीजिए, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये वर्ड क्या आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक हमारा व्यक्तिगत है और एक हमारा सामाजिक है। व्यक्तिगत में क्या है, व्यक्तिगत पहचान का तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। अब मेरे अंदर कौशल है कि मैं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मेरे अंदर ही है, बहुत सारे लोगों के अंदर है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। मान लो मेरे बगल में कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ड्राइंग का अच्छा कौशल है, सिंगिंग का कौशल है, डांसिंग का कौशल है, मेरे अंदर वो सारी चीजें नहीं है, तो वो हमें क्या करे, एक दूसरे से अलग बना रही है कि मेरे अंदर ये कौशल है कि मैं पढ़ा रही हूँ, उसके अंदर वो कौशल है कि वो नृत्य कर सकती है, गाना गा सकती है, या फिर चित्र बना सकती है। ठीक, तो ये हमारी व्यक्तिगत पहचान के अंतर्गत आता है। ऐसा कौशल जो हमें दूसरों से अलग बना रहा है, वो हमारा व्यक्तिगत कौशल है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वरूप को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए जिम जाना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना इत्यादि। तो हम खुद को सुंदर दिखाने के लिए, मतलब व्यक्तिगत कौशल में हम प्रयास करते हैं कि मैं अच्छा दिखूं,
मतलब एक तरीके से फिट दिखूं, ठीक है, उसका प्रयास व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम सामाजिक कौशल को देख लेते हैं, क्या है हमारा। सामाजिक पहचान का तात्पर्य उन क्षमताओं तथा योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ने तथा समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है। जैसे मान लो कि मैं टीचर, मतलब मेरे को पढ़ाना आता है और मेरी एक टीचर एक स्कूल में मेरी जॉब लग गई एज अ टीचर, ठीक है, तो एक समाज में मेरी पहचान बन जाएगी कि ये टीचर है, इस स्कूल में पढ़ाती है, यहाँ पर जाती है, एक मतलब प्रोफेशनल की तरह समाज में एक जगह बन जाएगी। तो वही है हमारा कि ऐसी कोई भी पोजीशन जो हमारे समाज में हमारी जगह बना रही है, उसको हम सामाजिक पहचान बोलेंगे। ठीक है, वास्तव में एक व्यक्ति की एक ही समय पर अलग अलग सामाजिक पहचान हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को भारतीय मानने के साथ साथ स्वयं को सांस्कृतिक स्तर पर बंगाली, पंजाबी अथवा राजपूत मानता है। अब यहाँ बता रखा है कि सामाजिक पहचान अलग अलग भी हो सकती है एक व्यक्ति की। अगर हम देखें तो जैसे कि हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम बोलते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, लेकिन हम भारत की ही बात कर ले, अगर हम यहाँ रह रहे तो बताएंगे कि मैं पंजाब से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, बिहार से हूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हम दोहरी समाज में पहचान को हम निर्मित कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं, क्या है। स्वयं संकल्पना का क्या अर्थ है। तो यहाँ स्वयं संकल्पना का हमारा क्या अर्थ है वो हमें बताना है। स्वयं संकल्पना मतलब खुद के बारे में सोच जो हम बोल सकते हैं, खुद के प्रति जो राय होती है उसको हम बोल सकते हैं स्वयं संकल्पना। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं क्या बता रखा है। स्वयं संकल्पना होगी स्वयं के बारे में अनुभूति और विचारों का एक संग्रह है। स्वयं संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति की पहचान के तत्व है। स्वयं संकल्पना हमारी क्या है, तो खुद के बारे में हमारी अनुभूति और विचार है। ये हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर कौन कौन से कौशल है, इसको हम जानते हैं, मतलब अनुभूति हमें इस चीज की कि मेरे अंदर क्या क्या कौशल है, ठीक है, क्या विचार है, मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कितना मतलब गर्व महसूस करती हूँ खुद के ऊपर, मैं कोई भी कार्य करने से पहले खुद को कितना मतलब अच्छा महसूस करवाती हूँ। ये सारे क्या है हमारे स्वयं संकल्पना के अंदर आ जाएंगे। वो सारे विचार, वो सारी अनुभूतियां जो व्यक्ति स्वयं के बारे में करता है उसको हम स्वयं संकल्पना कहते हैं। और आत्मसम्मान और स्वयं संकल्पना हमारे पहचान के क्या है, तत्व है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। स्वयं और दूसरों को समझने में स्वयं संकल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप जानते हैं स्वयं संकल्पना क्या है, कि खुद के बारे में विचार है। अब मैं अपने बारे में कुछ सोच रही हूँ और दूसरा व्यक्ति उससे भिन्न है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, एक दूसरे को अलग बता सकते हैं कि उसके अंदर ये गुण है तो मेरे अंदर ये गुण है। तो इस प्रकार से क्या करती है स्वयं संकल्पना, एक मतलब स्वयं को और दूसरों को एक तरीके से, मतलब एक वे होता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है और उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो ये हमें समझने में मदद करता है हमारा स्वयं संकल्पना। ठीक, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मध्यम बाल्यावस्था के दौरान किस प्रकार स्वयं का विकास होता है। यहाँ हमें बताना है हमारा मध्यम बाल्यावस्था, शैशवावस्था, मध्यम बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हम इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। आगे जाओगे तो ये 4 प्रकार से हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम मध्यम बाल्यावस्था देख लेते हैं कि क्या है। तो इस अवधि में बच्चों को स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से होती है। बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संबंध में अपने स्वयं के बारे में बताता है, जैसे कि मैं मित्र जल्दी बना लेता हूँ। तो हमारी ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर बच्चा क्या करता है, जानने लग जाता है अपनी छोटी छोटी खूबियों को, कि मैं जल्दी दोस्त बना लेता हूँ, मैं जल्दी लोगों से बात कर लेता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं ये कार्य भी कर सकता हूँ, मैं वो कार्य भी कर सकता हूँ। तो जो छोटी छोटी बातें होती है बच्चा समझने लग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो सारे ही कौशलों को अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि बच्चा एक टाइम पे चाहेगा कि मैं क्रिकेट भी खेल लूँ, मैं रेस में भी चला जाऊँ, मैं अच्छे दोस्त भी बना लूँ। तो ये संकल्पनाएं क्या है हमारी मध्यम बाल्यावस्था के अंदर उत्पन्न होने लग जाती है। बच्चा अब सामाजिक विवरण और पहचान से संबंधित बातें करता है। जिस वर्ग से संबंधित होता है उसके संदर्भ में ही स्वयं को परिभाषित भी करता है। अब यहाँ क्या है, बच्चा क्या करता है इस चीज में, मतलब जानने लग जाता है समाज को। अब छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्त बना लेंगे,
तो अब दोस्ती बढ़ेगी तो उन्हीं के हिसाब से क्या करेगा, बच्चा बातें करने लग जाएगा। जिस प्रकार से उसके दोस्त बात करेंगे, उसके टीचर बात करेंगे, जिस जिस परिवेश में वो रह रहा है, उसी प्रकार से बच्चा भी बात करना स्टार्ट कर देगा। जैसे क्या है, स्कूल के क्रिकेट खेल के समूह में मैं हूँ, तो ये भावना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल के समूह में हूँ। अब समूह में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनकी जैसी बातें कर रहा है कि वो बच्चा, एक बच्चे ने बताया होगा कि मैं इस समूह में हूँ, एक ने बताया होगा मैं इस समूह में हूँ। तो सारे बच्चे क्या है, ऐसे करके अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि मैं इस समूह के अंतर्गत हूँ जहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक, बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं, वह अपने आप को दूसरों से अलग बताते हैं। जैसे मैं किरण से तेज दौड़ सकता हूँ। अब इस एज में क्या है, बच्चा समझने लग जाता है कि ये कौशल मेरे अंदर है और ये कौशल इसके अंदर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता रखा है कि मैं उससे ज्यादा तेज दौड़ता हूँ, तो बच्चा क्या है, ये जानने लग जाता है, मतलब जीत हार के बारे में उसको पता चल जाता है इस एज में। ठीक है, और तुलना करना भी स्टार्ट कर देता है दूसरों से अपनी। वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर रखते हैं। जो क्षमताएं आदर्श है उनमें अंतर कर सकते हैं। पूर्ण विद्यालय बच्चों की अपेक्षा इनका स्वयं अधिक वास्तविक हो जाता है। उनकी वस्तुएं स्थितियों को अन्य लोगों के नजरिए से देखने की क्षमता का विकास भी होता है। अब यहाँ बता रखा है, जो हमारे पूर्व विद्यालय बच्चे होते हैं जो कि जा रहे हैं स्कूलों के अंदर, ठीक है, वो हमारे ये होते हैं, इनकी अपेक्षा क्या करते हैं, वे स्वयं को अधिक वास्तविक बताते हैं। मतलब उनसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं इस एज के अंदर कि जैसे आपने ऊपर के एग्जाम्पल देख लिए हैं कि छोटी छोटी बातों को वो देखना महसूस कर रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है, तुलना करना पता चल रहा है, किस प्रकार से कौन सी चीज उसकी है, कौन सी वस्तु उसकी है, वो उसको पता चल रहा है। समाज में किस प्रकार से धीरे धीरे स्थान बनाया जाता है, वो उसको पता चल रहा है। तो यही सारी बातें आपकी इसके अंतर्गत आई हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हमें बताने हैं। किशोरावस्था के दौरान हमारे पहचान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो हमें है बताना है। तो जैविक और शारीरिक परिवर्तन, पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में भावनात्मक परिवर्तन और संज्ञानात्मक परिवर्तन। अब यहाँ क्या है, हमारे जैविक और शारीरिक परिवर्तन में जैसे आप देखते हैं ना, हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। या फिर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आपको पता है हम आवाजें जो होती है वो भारी हो जाती है, हमारी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। महिलाओं में क्या है, बच्चों में क्या होता है, जो मानसिक धर्म होती है वो शुरू शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जैविक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन हमारे किशोरावस्था के दौरान आते हैं। और पारिवारिक और मित्रवत, तो क्या है, परिवार या मित्रों की छोटी छोटी बातों पर क्या किया जाता है, हम तुरंत ही एक्शन, मतलब कोई भी बात हुई है तो हम रिएक्शन देने लग जाते हैं, ठीक है। कि छोटी बात अगर कोई भी चीज बुरी लग गई है तो हम तुरंत चिल्ला के बोलेंगे कि ये चीज ऐसा क्यों है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, या मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ समझ नहीं रहे हो आप लोग। तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिल्लाना, ये सारी भावनाएं जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। और परिवार और मित्र का समूह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है हमारे पहचान के अंदर किशोरावस्था के दौरान। भावनात्मक परिवर्तन में हमारा वही आ जाएगा, चिड़चिड़ापन, खुद की बातों को ना समझ पाना, खुद में खोए रहना। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, तो उस टाइम क्या है, लोग परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस, मतलब क्या रीजन है इन सब की होने के, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। कुछ बच्चों में ऐसी बातें जो है उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है। आजकल स्कूलों में इन सब के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब चीजों से डर जाते हैं। तो वो भावनात्मक परिवर्तन यही है, तुरंत रोना, तुरंत हंसना, तुरंत चिड़चिड़ापन हो जाना। तो ये सारे भावनात्मक परिवर्तन हमारे किशोरावस्था के दौरान आते हैं। संज्ञानात्मक परिवर्तन में हमारा यही है कि ज्ञान जो है हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, हम जिज्ञासु होते हैं चीजों के प्रति, हम अपने राय को रखना चालू कर देते हैं, और जो ज्ञान हम इस एज में सीखते हैं वो हम अंत तक ग्रहण करके रखते हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से आप पॉइंट लिख दो और उसको डिफाइन कर दो, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। किशोर में आमतौर पर पाई जाने वाली शारीरिक बनावट से संबंधित बीमारी के बारे में बताइए तथा उनसे बचने के उपाय स्पष्ट करने हैं। तो हमें यह बताना है, जो किशोर होते हैं उस एज में सबसे कॉमन बीमारी कौन सी होती है वो हमें बतानी है, और किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं,
क्या क्या बचाव कर सकते हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो फर्स्ट हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा बता रखा है। ये जो बीमारी है वो यह समानता किशोरावस्था आयु, यहाँ पर आयु होगा, ठीक है, आयु में दिखाई पड़ती है। इस उम्र में किशोर पहचान के संकट से जूझ रहे होते हैं। तो क्या है, सबसे मेन ये हमें किशोरावस्था में देखने को मिलती है। ऊपर कोई भी बीमारी लिखोगे तो आपको पता है आप किशोरावस्था के लिए लिख रहे हो, तो आप एक पॉइंट ये आराम से बना सकते हो कि ये किशोरावस्था की एज में पाई जाती है और बहुत आम है इस एज के अंदर। ठीक, इस टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी परिवर्तन हो रहे हैं, उसी से किशोर जो है परेशान होते हैं, ठीक, और अपनी शारीरिक छवि के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अब इस एज में किशोर क्या है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं बाहर जाऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, किसी चीज़ में कोई कमी तो नहीं है। इन सब पे किशोर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। उन्हें ये हमेशा एहसास होता है कि वह मोटे होते जा रहे हैं, इस वजह से वो अपना आत्मविश्वास खोने के साथ-साथ कुपोषित भी हो जाते हैं। अब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो किशोर को पसंद नहीं, जैसे एक आ गया आपका वेट का बढ़ना। अब किशोरों को क्या लगता है, भले ही वो ठीक है लेकिन उनको ऐसा लगता है, आस-पास के लोगों ने उनको ऐसा महसूस करवा दिया है कि उनका वेट जो है वो अत्यधिक बढ़ चुका है। और वेट के ज़्यादा बढ़ने से क्या है, वो चाहता है कि वो किसी तरीके से वेट को कम कर ले, जिससे कि उसको कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जिस एज में उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, वो वहाँ पर कम भोजन ले रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका वेट बढ़ गया है। और जब वो खाना कम खाएगा तो कुपोषण की समस्या जो है धीरे-धीरे उसके अंतर्गत उत्पन्न होने लग जाएगी। अत्यधिक वज़न कम होने की वज़ह से मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी बीमारी है जिसमें किशोर जब खाना जो भोजन है उसको त्याग देता है तो अंत में जाकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बुलिमिया देख लेते हैं। तो बुलिमिया जो है ये भी हमारे खान-पान से संबंधित ही है। इसमें क्या होता है कि किशोर जो है वो भोजन ग्रहण तो करता है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देता है जिससे कि उसका भोजन जो है वो बाहर आ जाता है, चाहे वो उल्टी के थ्रू हो, ठीक? तो वो हम देख लेते हैं। यह भी खान-पान संबंधित विकार है और व्यक्ति अपनी शारीरिक छवि से संतुष्ट नहीं होता है। तो किशोरावस्था एक ऐसी एज है जहाँ पे लोग या व्यक्ति जो है, किशोर जो है, वो अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब वो होता है कि मुझे अच्छा दिखना है तो दिखना है, ठीक है? तो जिस वजह से जो बीमारियाँ हैं वो उनके अंतर्गत होती हैं। दोनों में ही कॉमन पॉइंट है, खाने से रिलेटेड है दोनों ही, और दोनों ही किशोर में मतलब हो सकता है कि किसी और भी एज में देखी जाए लेकिन किशोर में कुछ ज़्यादा ही कॉमन है और दोनों ही शारीरिक छवि को लेकर है, ठीक? वह वज़न कम करने के असफल प्रयासों के बाद बार-बार खाने लगता है। वो कोशिश करता है कि वज़न कम करे बट उससे नहीं हो पाता है। जिससे जो भोजन उसके आस-पास आता है वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। अधिकतर खाने पर उल्टी कर अपना खाना बाहर निकाल लेता है। इसके गंभीर परिणाम होते हैं। अब क्या है, बहुत सारा भोजन खा लिया लेकिन अंत में उल्टी कर ली, जिससे कि बहुत सारी समस्याएँ उसको देखने को मिल सकती है। जो समस्याएँ कौन-कौन सी है? तो किशोर को पोषित होने के साथ-साथ शरीर में ऐंठन होना, गुर्दे खराब होना, हृदय की गति का असामान्य होना, दाँतों में विकार होना जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे शरीर में ऐंठन हो रही है, हड्डियाँ दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रहा है या अजीब सा ही होता है, वो किशोर के अंदर देखने को मिलते हैं जब बुलिमिया नामक बीमारी उनको होती है तो। गुर्दे खराब हो जाते हैं, खाना नहीं पचता है सही से, पानी तक नहीं पचता है, ठीक है? और हृदय की गति असामान्य रूप से चलने लग जाती है, या तो धीरे या फिर तेज, ठीक? तो इस प्रकार की समस्या हमें बुलिमिया में देखने को मिलती है। अगर ये भी हद से ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें भी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो ये हमने 2 बीमारियाँ देख ली और किस प्रकार से हम इससे बचाव कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। किशोरों को अपनी छवि से संतुष्ट होना चाहिए। जैसी छवि है उनको संतुष्ट होना चाहिए, एकदम प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, अब मेरे को 1 हफ्ते के अंदर ही पतला होना है। इसलिए आप खाना त्याग दो, 2 दिन 3 दिन खाना ना खाओ, तो आप दुनिया त्याग दोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, हमें खुद के प्रति क्या करना है, हमेशा अच्छा महसूस करना है कि कोई नहीं, अगर थोड़ा वेट है भी, तो मैं थोड़ा प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा इसको कम करने का। लेकिन खुद के प्रति हमेशा क्या है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि जैसा भी हूँ, ठीक हूँ।
स्वयं का आदर करना और महत्व देना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरे लोग 4 बातें बोलेंगे, लेकिन हमें खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ और खुद का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की बातों में आके हम 4 तरह की योजनाएँ जो है वो बनाएँगे, 4 तरह के रास्तों पे चलेंगे और जिससे हमारा ही नुकसान होगा। संतुलित आहार लेना, अधिक मात्रा में रेशा लेना। एक संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है? जिससे कि हम जो अगर वेट हमें लग भी रहा है कि ज़्यादा है, तो हम नियमित रूप से अगर संतुलित आहार ले रहे हैं, तो एक टाइम पे हम खुद को ही फिट महसूस करने लग जाएँगे। सकारात्मक सोच रखना एवं सक्रिय रहना चाहिए। तो हमें अच्छी सोच अपने प्रति रखनी चाहिए और एक्टिविटीज़ वगैरह हमें हमेशा करती रहनी चाहिए। जैसे योगा वगैरह हो गया, एक्सरसाइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे कि हम किसी भी विकृति से किस प्रकार से खुद को बचा सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ही लिखो, आप अन्य भी चीज़ों में लिख सकते हो, लेकिन हाँ, जो ऐसे छवि से रिलेटेड जो बीमारी होगी, उसमें अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है। बाकी दूसरों में अगर लिखना चाहो तो थोड़ा इसको चेंज कर देना, उसके बाद लिखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं क्या है? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? इसकी योजना करते समय आप किन बातों पर ध्यान रखेंगे? अब हमारा संतुलित आहार क्या होता है वो हमें बताना है और जब हम इसकी योजना बना रहे हैं संतुलित आहार की तो हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो हमें बताना है। तो फर्स्ट संतुलित आहार जिसमें हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में होते हैं, ठीक है? और हम किस-किस प्रकार से संतुलित आहार बनाते टाइम हम किन बातों का ध्यान रखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको पता है सही मात्रा में वसा, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होने चाहिए उसके अंदर खनिज वगैरह, तो वो हम नीचे देखेंगे इसके आंसर में। वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में शरीर शामिल हो, संतुलित आहार कहलाती है और इसकी योजना करते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। वो आहार जिसमें हम क्या कर रहे हैं सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एक उचित मात्रा में होते हैं, उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। अब हम किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हो। ऐसा नहीं है कि हम दाल दे रहे हैं तो बस दाल देते जाओ, देते जाओ। ऐसा नहीं है, हमें अलग-अलग प्रकार के जो भोजन है, चाहे वो दाल हो, हरी सब्जियाँ हो, रोटी हो, चावल हो, सबको एक उचित मात्रा में हमें देना होगा। सभी खाद्य वर्गों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार होते हैं। हमारी आरडीए क्या है यहाँ पर, तो ये हमें संतुलित आहार भोजन को बनाते टाइम हम किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमें ये बताती है। तो हम सारे पोषक तत्व जो है आरडीए के अनुसार हम संतुलित आहार के अंतर्गत रखते हैं। सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल हो, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपने कम रख दी, एक चीज़ आपने ज़्यादा रख दी उसके अनुपात के अनुसार। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर मुझे विटामिन देना है, तो कितनी मात्रा में देना है, ठीक है? ज़्यादा देना है, कम देना है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है? यह पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध कराता है। अच्छे स्वास्थ्य को बचाए और बनाए रखने में मदद करता है। हम संतुलित आहार ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा, ठीक है? तो ये हमें संतुलित आहार से फ़ायदा मिलता है। लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वज़न बनाए रखता है। अब क्या है किसी व्यक्ति की एज के हिसाब से मान लो 18 साल का है और उसकी हाइट ज़्यादा है, तो उसको अपनी लंबाई के अनुसार ही भोजन लेना होगा, ठीक? तो जितने हम अगर सही अनुपात में भोजन ले रहे हैं, तो हमारा क्या है अगर लंबे भी हैं हम हद से ज़्यादा, तो हम भोजन सही ले रहे हैं तो हमारा शरीर फिट रहेगा। आप देखते हैं ना ज़्यादातर जो लंबे लोग एकदम पतले हड्डी से होते हैं, तो अगर वो संतुलित आहार लेंगे तो क्या होगा, वो एकदम फिट रहेंगे, ठीक है? तो ये हमारे संतुलित आहार के फ़ायदे होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है? खाद्य पिरामिड का आधार स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा खाद्य पिरामिड है तो इसका जो हमारा आधार है, बेस जो है वो हमारे क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्व निभाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पिरामिड के आधार में अनाज तथा उसके उत्पादन शामिल किए गए हैं जिनसे ऊर्जा और प्रोटीन मिलती है। यहाँ पे हमने क्या किया है, अनाज शामिल किया है, इससे हमें मिल रही है ऊर्जा और मिल रहा है प्रोटीन, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है, ऊर्जा और प्रोटीन हमें मिल रहा है खाद्य पिरामिड के आधार से। इसमें हम अनाज को शामिल करते हैं। इनके ग्रहण से मनुष्य के पोषण का आधार ठोस तथा मजबूत होता है।
जब हम इन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जब हम इनको ग्रहण कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, हमारा जो पोषण है, मनुष्य का पोषण है, वो ठोस पोषण जो है वो ठोस हो रहा है और क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से भी अगर डायग्राम बना दोगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आप डायग्राम बना के अपने आंसर को प्रेजेंट करो। विभिन्न कार्य को करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर हम इस प्रकार के भोजन ले रहे हैं तो हमें एक ऊर्जा जो है वो प्रदान होगी, क्योंकि आपको पता है इसमें हमें ऊर्जा और प्रोटीन मिल रहा है, और दोनों ही क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम कोई भी कार्य कर सके। उसके लिए हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भोजन का ठोस एवं मजबूत आधार ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए मजबूती की नींव का काम करता है। तो जिस प्रकार का हम भोजन ले रहे हैं, जिस प्रकार का हमारे भोजन का आधार है, वही हमारा जो मतलब एक पूरा दिनचर्या है वो हमारा डिसाइड करेगा। अगर हमने अच्छा जो है ठोस और प्रोटीन और ऊर्जा वाला हमने आधार रखा है अपने भोजन का, तो हम पूरे दिन ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। वही हमने कुछ गलत चीज खा ली है तो फिर हमें पूरे दिन आलस आएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, उल्टी जैसा मन करेगा, कोई भी कार्य करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या है, हमेशा खाने का जो आधार है वो मजबूत रखना चाहिए। इसलिए खाद्य पिरामिड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वास्थ्य को बनाए रखने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, संसाधनों को परिभाषित कीजिए। हमारा संसाधन क्या होता है वो हमें बताना है। तो आपको पता है हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे यूज में आ रही है उसको हम संसाधन बोलते हैं। जैसे ये मेरे यूज में आ रहा है तो ये संसाधन का काम कर रहा है, ये मेरे यूज में आ रहा है तो ये संसाधन का काम कर रहा है। जो फोन आप यूज कर रहे हो, जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो वो फोन क्या है, आपके लिए संसाधन का काम कर रहा है। ठीक है, संसाधन वह होते हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं। ये हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करते हैं, जैसे समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि, सामग्री। ये हमारे संसाधन के कुछ शो बता रखे हैं कि समय, ऊर्जा, ज्ञान, ये हमारे संसाधन कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब संसाधन क्या करता है, लक्ष्य की पूर्ति करता है। मेरा लक्ष्य है कि ये वीडियो आप तक जाए, तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें यूज में आ रही है, कैमरा आ रहा है, हमारा ये टीवी आ रहा है, पेन आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक लक्ष्य की, मेरे लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है कि मैं चाहती हूँ जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो यही हमारे संसाधन का कार्य होता है कि हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा रही है। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब हमारा मानव संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। मानव संसाधन किसी भी कार्य लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख होते हैं, जैसे ज्ञान, ऊर्जा, कौशल आदि। तो ये हमारे मानव संसाधन है, जिसमें हमारा ज्ञान आता है, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर ज्ञान है, किसी भी कार्य को करने की आपके अंदर क्या है, क्षमता है। ठीक, ऊर्जा है, आप कितने एक्टिव हो कोई भी कार्य करने के लिए, वो ऊर्जा है। कौशल है आपके अंदर कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हो। जैसे आप, किसी बच्चे ने आर्ट्स ले रखी है, किसी ने साइंस ले रखी है, किसी ने कॉमर्स ले रखी है, तो जिस प्रकार से उसका ज्ञान है, उसका कौशल है, उसकी ऊर्जा है, उस हिसाब से उसने अपने अपने सब्जेक्ट को ले रखा है। ठीक है, तो ये हमारे मानव कौशल के अंदर या मानव संसाधन के अंदर आएगा। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा भी चाहिए होती है और कौशल भी चाहिए होता है। या किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति के अपने खुद के संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन क्या, जो संसाधन आपके अंदर स्वयं है, आपका ज्ञान, आप कितने ज्ञानी हो, आपका कौशल, कौन कौन से कौशल आपके अंदर है, और कितनी ऊर्जा है किसी भी कार्य को करने के लिए, ये सब कौशल आपके अंदर ही है। कोई और आपको अपना ऊर्जा देकर नहीं चला जाएगा कि आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, तो ले भाई तू मेरा वाला ऊर्जा ले ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा आपके अंदर होगी, जितना कौशल आपके अंदर होगा, जितना ज्ञान आपके अंदर होगा, आप उतना ही कार्य कर पाओगे। तो ये हमारे मानव संसाधन होते हैं। नेक्स्ट, नियोजन प्रक्रिया क्या है और इसको हमें बताना है। नियोजन प्रक्रिया का क्या मतलब होता है, और साथ ही में इसको हमें एक उदाहरण के साथ भी समझाना है। नियोजन का अर्थ है जो भी संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध होता है, हम उन संसाधनों का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज है, मेरे को किसी ने दिया 1 रुपये, ठीक है, अब
मेरे ऊपर है कि मैं उसको यूज कैसे करूँ, जाके अभी 1 रुपए की टॉफी ले लूँ या फिर इसको मैं कहीं पर इन्वेस्ट करके 1 का 100 बना लूँ, ठीक है? वो मेरे ऊपर डिपेंडेड है। तो मैं किस प्रकार से योजना बना रही हूँ इसको 1 का 100 बनाने में, वो हमारा नियोजन होता है। तो किस प्रकार से हम संसाधन को मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यूज कर रहे हैं, एक योजना बनाकर उसको हम नियोजन बोल रहे हैं। जैसे किसी भी कंपनी होगा यहाँ पर, ठीक है? कंपनी में जॉब करने के लिए हम यह योजना बनाते हैं कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी, हम उस कंपनी में काम करने के लिए क्या-क्या योग्यताएं चाहिए और हम उन योग्यताओं को किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़े लेवल का दे रखा है, मैंने छोटे लेवल का दे दिया था। यहाँ बड़े लेवल का एग्जाम्पल है कि आप कोई भी कंपनी की वैकेंसी निकल रही है, आप उस कंपनी में जाना चाहते हो, ठीक है? सबसे पहले तो आप वेट करोगे कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उस वैकेंसी के लिए आपके अंदर कौन-कौन से कौशल, कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए, ठीक है? और फिर आप उन योग्यताओं को अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप किस प्रकार से उसको अर्जित कर सकते हो। मान लो कि वहाँ पर आपको इंग्लिश जो कोर्स है वो होना चाहिए आपके अंदर, कि आप किस प्रकार से इंग्लिश में बात कर सकते हो, इसकी जानकारी, नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने इंग्लिश कोर्स नहीं कर रखा है, तो आपको पता होगा कि अब मैं किस प्रकार से किस इंस्टीट्यूट में जाकर या किस कोर्स को लेकर इंग्लिश को कंप्लीट कर सकती हूँ, ताकि मैं वहाँ पर जाकर जॉब ले लूँ। तो यही हमारा एक योजना चक्र है, ठीक है? वैकेंसी निकलने से लेकर योग्यताओं को अपने अंदर लाने तक को हम एक नियोजन योजना बोलेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, स्पिन शटर शब्द का उद्भव कैसे हुआ, ये हमें बताना है। स्पिन शटर क्या होता है वो और किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, ये हमें यहाँ पर बताना है। पहले सामान्यतः युवा अविवाहित लड़कियों को बेहतरीन सूत की कताई करती थी। क्या है? पहले सामान्य युवा अविवाहित लड़कियां क्या करती थी? बेहतरीन सूत की कताइयां करती थी। क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत कुशल होती थी, इसलिए इस संदर्भ में, क्योंकि कताई को स्पिनिंग भी कहा जाता है, इसलिए अविवाहित लड़कियों के लिए स्पिन शटर शब्द का उद्भव हुआ। तो यहाँ क्या है, शुरुआती टाइम पे जो अविवाहित लड़कियां थी, वो जब कताई करती थी, सूत कताई का काम किया करती थी, तो हम सूत कताई को पहले क्या कहते थे? स्पिनिंग कहते थे, ठीक? तो हमने क्या किया है, इसका नाम चेंज करके इन अविवाहित लड़कियों के लिए इसका नाम हमने स्पिन शटर कर दिया, ठीक है? इस प्रकार से स्पिन शटर शब्द का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सूत और धागे में क्या अंतर है? तो सूत और धागा क्या है? सूत और धागा मूल्यतः समान होते हैं। वैसे हम देखें तो दोनों ही सेम होते हैं। सूत शब्द अक्सर कपड़े के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, जबकि धागा वह उत्पादन है जिससे कपड़े को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब क्या है, सूत का हम निर्माण करें विनिर्माण में, हम कपड़े को क्या है, कोई शेप दे रहे हैं। सूत धागा हमारा, जैसे कि ये आपका धागा हो गया, ठीक है? अब इन धागों को जोड़ के जो मैंने ड्रेस बना दी है, ठीक है, विनिर्माण कर दिया। पहले ये धागा मान लो ये इस प्रकार से जुड़े हुए थे, लेकिन अब मैंने इसको कोई शेप दे दिया है और उस शेप को मैंने इस प्रकार से बना दिया है। इस प्रकार से मैंने उसको बना दिया, ठीक? तो ये हमारा सूत हो जाएगा, जिसको हमने क्या किया है, विनिर्मित तरीके से इसको हमने बनाया है, और ये हमारा धागा हो जाएगा। धागे को हम क्या बोलते हैं? मूल इकाई भी बोलते हैं, अपने वस्त्र की मूल इकाई भी कहते हैं, ठीक? नेक्स्ट, शेडिंग क्या है, ये हमें बताना है। पारंपरिक करखे में ताना पिछली ओर चढ़ा रहता है। अब यहाँ पे हम करखा चरखा जो भी है उसको हम देख ले तो वो कुछ इस प्रकार का ही होता है, ठीक है? तो क्या है, पारंपरिक करघा जो होता है उसमें ताना जो है वो पीछे की ओर होता है, ठीक है? पीछे की ओर होता है हमारा, और चढ़ा हुआ होता है। खड्डी में हैंडल एक हार्नेस के द्वारा ताने के कुछ निश्चित धागों को सुंदर डिजाइन के लिए ऊपर नीचे किया जाता है। मतलब हम एक मशीन ले रखी है, उसको हम हाथों से ऊपर नीचे कर रहे हैं। एक धागा यहाँ पर जा रही है, इस वे में एक धागा जा रहा है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हाथों से ऊपर नीचे कर रहे हैं, ताकि वो धागा कोई आकार ले ले, कोई शेड ले ले, इसलिए हम ये प्रक्रिया जो है उसको कर रहे हैं, ठीक? ऊपर नीचे कर रहे हैं, हम इसी को शेडिंग बोल रहे हैं। हमने क्या किया है, एक करखा ले लिया है या जो भी है उसको हमने ले लिया है। यहाँ पे एक मशीन है जो कि हम इसको चला रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं।
अब धागा यहाँ से जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है और यहाँ पे कोई शेप ले रहा है, शेडिंग हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, शेडिंग कह रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रेयॉन तथा नायलॉन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। हमारा रेयॉन क्या होता है और नायलॉन क्या होता है वो हमें बताना है। सबसे पहले रेयॉन में प्राकृतिक तंतुओं के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं। हमारा जो रेयॉन है इसमें प्राकृतिक तंतु के सभी गुण पाए जाते हैं। मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयॉन सभी तंतुओं के साथ मिलाया जा सकता है। रेयॉन एक ऐसा तंतु है जिससे मिलाकर हम मिश्रित तंतु बना सकते हैं और ये सभी तंतुओं के साथ मिल जाता है। रेयॉन में सूत की अपेक्षा नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है। रेयॉन जो है वो सूत से भी ज्यादा नमी सोखता है। जैसे आप देखते हैं ना, गर्मी के लिए बोलते हैं सूती वस्त्र लेने के लिए, तो रेयॉन जो है उससे भी ज्यादा नमी को अब्सॉर्ब कर लेता है। रेयॉन में कपास की अपेक्षा कम ताप सहने की क्षमता होती है। अब रेयॉन क्या है, ज्यादा गर्मी को नहीं सहन कर सकता, नमी ज्यादा सहन कर सकता है लेकिन गर्मी ज्यादा सहन नहीं कर सकता है, इसलिए इसके कम गर्म इस्त्री द्वारा प्रेस करना चाहिए। अगर आपने इसमें ज्यादा गर्म इस्त्री को लगा दिया तो फिर जल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नायलॉन है। नायलॉन लंबाई और आवश्यकता अनुसार नियंत्रित की जा सकती है। हम नायलॉन को कितना भी लंबा करें, कितना भी छोटा करें, वो हम अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। नायलॉन के तंतु बहुत ही मजबूत एवं हल्के होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, इसके बनाए गए वस्त्र जल्दी खराब नहीं होते। नायलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं हैं, तो ये जल्दी सिकुड़ते हुए, जैसे आप सूती कपड़े देखते हैं, आपने अभी धो के रखा और थोड़ी देर में वो अलग अलग ही शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे नायलॉन में ऐसा नहीं होता है। नायलॉन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण ना के बराबर होता है। ये नमी लेता है, नमी को सोखता है सूती से भी ज्यादा, लेकिन ये नमी को नहीं सोख सकता। नायलॉन के तंतु ताप के कुचालक होते हैं। अधिक ताप का नायलॉन के तंतु पर कुप्रभाव पड़ता है। ये क्या है, नायलॉन के तंतु क्या है, ताप के कुचालक होते हैं। ताप के कुचालक मतलब अच्छे चालक नहीं होते हमारे ताप के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर हम इसको ताप में लेकर जाते हैं तो एक गलत प्रभाव जो है ताप के अंतर्गत पड़ता है। मतलब प्रेस करने की बात हो रही है, यहाँ पे हम इसको प्रेस ना करें वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपने ये देख लिया क्योंकि ये सिकुड़ता नहीं है। और अगर आप रेयॉन को प्रेस कर रहे हो तो हमें धीमी ताप में हमें प्रेस करना होगा, नहीं तो फिर ये भी जल जाएगा। ठीक है, और इसको तो आप लेकर जाओगे तो ये शायद जाते ही जल जाए, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसको प्रेस कर पाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। संचार माध्यम के द्वारा किस प्रकार शिक्षण और अधिक प्रभावी बनाया गया है। यहाँ पे बताना है कि हमने संचार का प्रयोग करके किस प्रकार से शिक्षा को अच्छा बना लिया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको टीवी पे पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक शिक्षा का माध्यम है ना, संचार है ये। लेकिन कैसे विद्यालय में हमने इसको लेकर गए हैं, विद्यालयों में अब ये सारी चीजें बढ़ रही है, वो हमें यहाँ पर बताना है। शिक्षण में अधिक से अधिक दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग कर वह स्थानीय भाषा में नए अधिगम अनुभव को जोड़कर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यहाँ बता रखा है कि हम नए नए जो अपने श्रवण और दृश्य माध्यम हैं, जो भी हमारे संचार के नए नए दृश्य मतलब देखने वाले, श्रवण मतलब सुनने वाले, जितने भी हमारे माध्यम हैं उसको हम ऐड करें अपने स्कूलों में। और ऐसा नहीं है कि बस हम एक ही भाषा को लेकर चले, हम जो हमारी स्थानीय भाषा होती है उसको उसके अंदर ऐड करें। ठीक है, इससे हम अपनी शिक्षा को और ज्यादा अच्छा और प्रभावी बना सकते हैं। जैसे अंतः क्रिया परक अनुदेशन वाली शिक्षण सामग्री वीडियो, ऑडियो, कैसेट और डिस्क आदि है। तो हमारे कुछ यहाँ पे गैजेट्स के नाम बता रखे हैं जो कि हमारी शिक्षण सामग्री में क्या है, वीडियो है, ऑडियो कैसेट और डिस्क है। इनका यूज करके हम अपनी जो संचार शिक्षा है, संचार के माध्यम से शिक्षा जो है उसको और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक, दृश्य डेटा किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। तो टेलीफोन नेटवर्क या केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से घर की टीवी पर सेट तक प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा को दृश्य पाठ सेवा या दृश्य डाटा कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो भी मतलब सेटअप बॉक्स लगा हुआ है उसको हमने क्या कर रखा है, अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है। जो भी सेटअप बॉक्स या टीवी है उसको हमने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है और हम अपने फोन से ही यूज कर रहे हैं। यूट्यूब सुन रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं
तो हमने उसको अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है, उसी को हम दृश्य डाटा बोल रहे हैं। अपने जो भी डिस्क लगा हुआ है, जो भी टीवी है, उसको हमने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है और उस चीजों को हम देख रहे हैं, उसको हम दृश्य डाटा बोल रहे हैं। ठीक है, दर्शक अपनी पसंद के अनुसार पाठ या डाटा बदल सकते हैं। तो अब देखते हैं, आपका गाना सुनने का मन कर रहा है तो आप गाना लगा दो टीवी पर, आपका कार्टून देखने का मन कर रहा है कार्टून लगा लो, कोई शो देखने का मन कर रहा है वो शो लगा लो। तो अपनी मर्जी से हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे फोन से कनेक्टेड होता है। ठीक, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, अंतर संस्था संचार और अंतः संस्था संचार में क्या अंतर है। तो यहाँ अंतः का मतलब क्या है, खुद का। अंतः एक तरीके से मतलब अपने ही किसी क्षेत्र के अंदर, और अंतर संस्था संचार मतलब अपने क्षेत्र से बाहर का संचार। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर हमें बता रखा है, अंतरा संस्था संचार अथवा संस्थागत संचार एक ही स्थान के लोग के मध्य संबंधों का निर्वहन करती है। हमने थोड़ा उल्टा बता दिया, अंतरा संस्था संचार होता है जो एक ही क्षेत्र के लोगों के मध्य जो है हमारा कार्य होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गई। अंतरा संस्था संचार के अंतर्गत क्या होता है, या फिर हमारा संस्थागत संचार के अंदर हम एक ही संस्था के लोगों को देख रहे हैं, एक ही संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अंतरा संस्था संचार। ठीक है, इस प्रकार के संचार में अलग अलग पदों पर काम करने वाले लोग एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम किसी एक ऑफिस की ही बात ले ले तो वहां पर क्या है, लोगों का अलग अलग पद है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई उससे जूनियर है, या कोई सबसे ज्यादा सीनियर है। ठीक है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि कंपनी को हम किसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। ठीक, तो ये हमारा अंतरा संस्था संचार के अंदर होता है, जहां पर हम एक ही संस्था के समूहों की बात कर रहे हैं, लोगों के समूह की बात कर रहे हैं, सबके पद अलग है लेकिन कार्य एक ही है। ठीक, अब यहाँ अंतः संस्था संचार है हमारा। अंतः संस्था संचार किसी की संस्था द्वारा दूसरी संस्था के लोगों से अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई कंपनी है और यहाँ पर कोई कंपनी है, अब ये चाहती है कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये इस कंपनी के साथ कोलैब करना चाहती है, तो ये क्या करेगी, इसके साथ इसके पास जाएगी। तो दो कंपनियां जब आपस में जुड़ रही है तो उसको हम अंतः संस्था संचार बोल रहे हैं। छोटे लेवल पे देख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्कूलों में मान लो कि हमें स्कूलों में कोई चेंजेस लाना है, दो आसपास के स्कूल है जिसमें हमें चेंजेस लेकर आना है, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके कोई एक जना बोले तो शायद उस पर एक्शन होगा, तो ये दूसरे स्कूल से थोड़े संबंध को अच्छे करेंगे। ठीक है, एनुअल डे हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो इनकी प्रिंसिपल हमारे यहाँ आएगी, हमारी प्रिंसिपल इनके यहाँ जाएगी, संबंध अच्छे होंगे। तो अब जब एक एरिया के कुछ ज्यादा स्कूल बात करेंगे, बात उठाएंगे कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, बाहर के लोग गंदगी कर रहे हैं, या फिर बिल्डिंग अच्छी नहीं है, हमें चेंज करना है कुछ, तो क्या होगा, जब ये दो स्कूल आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे और एक ही विषय पर, एक ही उद्देश्य पर काम करेंगे, तो ये हमारा अंतः संस्था संचार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अंतः संस्था संचार किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के आपसी सहयोग और समन्वय के लक्ष्य की दृष्टि से किया जाता है। तो हम दूसरे मतलब ऑफिस के साथ हम कोलैब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ही एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, हम दोनों का लक्ष्य एक है, हम दोनों का उद्देश्य एक है, इसलिए हम आपस में मिल रहे हैं, और ऐसा अंतः संस्था संचार के अंतर्गत होता है। तो ये हमारा अंतरा और ये हमारा अंतः संस्था संचार था। आई होप आपको दोनों में ही डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। नाम में कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों ही नाम काफी सेम टू सेम है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, उपग्रह प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। अब हमें उपग्रह प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है, वो टेक्नोलॉजी जो कि हमारी पृथ्वी से बाहर है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो दूर संवेदन अर्थात किसी दूरदर्श वस्तु को पकड़ना। अब यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो क्या करती है, ये सभी प्रकार की जो हमारे यहाँ पर क्रियाएं हो रही है हमारे पृथ्वी के अंतर्गत, अब हर देश का अलग अलग सैटेलाइट हमारे
पृथ्वी के ऊपर गया हुआ है। तो ये पूरे विश्व की हमारी जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको कैप्चर करती है। ठीक है, तो वही है कि सुदूर की वस्तुओं को भी पकड़ लेती है। इसके द्वारा आंकड़े तेजी से और बार बार एकत्र किए जाते हैं। इसके द्वारा जो अंतरिक्ष के आंकड़े वगैरह हैं उसको हम क्या करते हैं, तुरंत तुरंत ये आंकड़ों को भेजती रहती है, तो हम बार बार उन आंकड़ों को एकत्रित करते रहते हैं, जिससे हमें आगे चल के भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे मौसम या कृषि की दक्षताओं, पूर्ण चित्र या प्रतिबंध लेने में सहायक होती है। तो अब ये क्या करती है, जब ये ऊपर बड़े लेवल पे गई हुई है तो जो कृषि वगैरह हो रहा है हमारे यहाँ, कृषि को देखती है, मौसम की जानकारी भी बताती है कि हो सकता है मतलब इतने कुछ टाइम के अंदर बारिश हो जाए या तूफान आ जाए। इन सब की भी जानकारी हमें धीरे धीरे इनसे पता चल रही है। साथ ही में कृषि किस प्रकार से चल रही है, बाढ़ वगैरह के बारे में भी हमें इससे पता चलता है। कुछ इमेजेस आप देखते हो कि मतलब आपको पता चलता है, आपने न्यूज पे देखा होगा, कुछ इमेज जो हमें दिखा दिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह के, तो क्या है, मेनली हम वो सैटेलाइट का ही यूज वहां पर करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम की उन्नत अनुप्रयोग। अब क्या है, हमारी जितनी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड हमारी टेक्नोलॉजी है, और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम में ही मतलब इसके द्वारा हमने सैटेलाइट को बनाया है। हमारे भारतीय सैटेलाइट जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूर संचार प्रणाली उपलब्ध कराना और बेहतर वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा। अब ये क्या कर रहा है, विश्व भर की उच्च गुणवत्ता वाली जितनी भी हमारी दूर संचार प्रणाली है उसको हमें उपलब्ध करा है। मतलब ऐसे संचार प्रणाली जिसको हम एक देश से दूसरे देश तक भी हम इसको देख सकते हैं, इमेजेस हम वहां के देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो संचार है वो हमें ये दे रहा है। साथ ही में विश्व के अन्य देश भी है जिन्होंने अपनी सैटेलाइट भेज रखे हैं अंतरिक्ष के अंदर। तो एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है अब ये सैटेलाइट का जो है बन चुका है कि कौन ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज देगा। ठीक, तो यही हमारे जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है इसका वर्णन था। बहुत फायदे भी हैं, जैसे आपने देख लिया कि हम दूर दराज की जो भी चीज होती है वो हमें पता चलती है, कृषि के बारे में हमें पता चलता है, मौसम को जानकारी हमें इससे मिलती है, हम आंकड़े जल्दी जल्दी ले सकते हैं, तेजी से ले सकते हैं, विश्व स्तर पर फैला हुआ है, विश्व प्रतिस्पर्धा चलती है इसके द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं, आपका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। हमारा जो WHO है उसने किस प्रकार से जो हमारा स्वास्थ्य है उसको परिभाषित कर रखा है वो हमें देखना है। तो इजी वे में बताऊं तो WHO ने बता रखा है कि जो भी व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है, हाँ, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, भावनात्मक बोल दिया था, वहां पे सामाजिक आएगा। तो देख लेते हैं, WHO के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य सामाजिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। उसका जो मानसिक जो भी भावनाएं वगैरह है, वो शारीरिक स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति है, जो पूर्ण रूप से सही होती है, वही हमारा स्वस्थ व्यक्ति होता है। मनुष्य में रोगों का अभाव होने का मतलब उनका स्वस्थ होना नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आपको आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो तो आप स्वस्थ हो। ठीक है, ये इसका अस्वस्थ मतलब स्वस्थ होने की डेफिनेशन नहीं है। रोगों का अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति, शरीर के किसी भाग या उनके कार्य में परिवर्तन, विघटन, विषमता का होना है जो सामान्य कार्य करने में बाधा डालने और पूर्ण रूप से स्वस्थ ना रहने दे। तो क्या है यहाँ पे बता रखा है, वो व्यक्ति जिनको जो भी अगर बीमारी हो रही है वो तुरंत उससे लड़ ले रहे हैं, उनकी बीमारी तुरंत ठीक हो जा रही है, वो हमारे स्वस्थ व्यक्ति के कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उनको हम स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। मेन डेफिनेशन यही है, 3 वर्ड याद कर लो, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक। जो इन तीनों रूप से स्वस्थ होता है WHO के अनुसार, वही व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं आपका, कुपोषण क्या है। तो सामान्य पोषण में किसी प्रकार का बदलाव कुपोषण कहलाता है। जब पोषण तत्वों का अंतर्ग्रहण शरीर द्वारा अपेक्षित मात्रा से कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है
उसके परिणाम स्वरूप हमें कुपोषण होता है। मतलब क्या है, कुपोषण के 2 रूप आपको पता है, अल्प पोषण और अति पोषण। तो ऐसी समस्या जब हमें देखने को मिलती है, जब जो प्रोटीन है या फिर कोई भी हमारा क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा जो है हमारे शरीर में या तो लग नहीं रही है या हद से ज़्यादा लग रही है, तो उस समय हम इसको कुपोषण की समस्या के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है? कुपोषण अल्प और अति दोनों रूप में होते हैं। तो ये हमारे कुपोषण का मतलब है, जब पोषक तत्व या तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं या हद से ज़्यादा लग रहे हैं, इसको हम कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, अल्प या अति। और क्या है, अब किस प्रकार से कुपोषण से बच सकते हो, तो हम गरीबी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, लोगों को हम ज्ञान दे सकते हैं, मतलब बता सकते हैं किस प्रकार से कुपोषण से लड़ा जा सकता है, इसकी जानकारी दे सकते हैं। लोगों को सरकार द्वारा बहुत सारे संगठन के साथ 1 से 2 वक़्त का खाना दिया जाए, इस वजह से मतलब इस कारण से वो लोग ठीक हो जाएँगे। निर्धनता को कम करने का प्रयास किया जाए, तो लोगों को रोज़गार दिया जाए। ये कुछ प्रकार के ऐसे कदम हैं जिनके द्वारा हम कुपोषण से लड़ सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। संवेदनशील लोगों की देखभाल से क्या अर्थ है? हमारा संवेदनशील लोग कौन होते हैं और उनकी देखभाल से हमारा क्या अर्थ होता है, वो हमें बताना है। संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के स्नेहपूर्ण से देखभाल तथा ध्यान रखना होता है। अब संवेदनशील समूह की हम बात कर ले तो सभी समूह, हमारे बच्चे हो गए, युवा हो गए या वृद्धजन हो गए, सभी हमारे संवेदनशील समूह के अंतर्गत होते हैं। और इनकी देखभाल से मतलब है कि हम इनका स्नेहपूर्ण ध्यान रखें, इनको भोजन कब देनी है, इनको दवाई कब देना है, इन सब बातों का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखें। ये हमारा संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ होता है। और देख लेते हैं जो देखभाल के व्यवहार से झलकती हो। ऐसा नहीं है कि आप सामने से रूड बन रहे हो और उनको खिला रहे हो तो उनको यही लगेगा कि आप रूड हो, ठीक है? ऐसा दिखाने का प्रयास करें कि हाँ, आपको उनकी फ़िक्र है। ठीक? उदाहरणतः शिशु को सही प्रकार का आहार सही मात्रा में दिया जाना व साथ-साथ उसकी देखभाल करना। अब कोई बच्चा है तो उसको टाइम टू टाइम जब भोजन मिलेगा तभी वो मतलब एक्टिव रहेगा और उसको लगेगा कि आस-पास के लोग जो है उसको पसंद करते हैं, वरना वो लोगों को जल्दी पहचान नहीं पाएगा, लोगों में जल्दी घुल-मिल नहीं पाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है दिखाना चाहिए कि टाइम टू टाइम हम उसको भोजन दें और प्यार से जो भी बातें वगैरह है या फिर उसकी देखभाल जो है वो हम करें। ठीक है? गर्भवती महिलाओं को परिवार, समुदाय व कार्यस्थल पर उन्हें नियुक्त करने वाली अफसरों द्वारा देखभाल तथा सहायता दिया जाना चाहिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है। अब महिलाएँ जो है, गर्भवती महिलाएँ हो या फिर ऐसे भी जो महिलाएँ होती हैं, तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ जिस भी ऑफ़िस में वो काम कर रही है, जहाँ उनको पूरी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाए। ऐसा नहीं है कि वो अगर काम कर रही है तो उसको अनसेफ फ़ील हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए जहाँ पर जो व्यक्ति है, जो महिलाएँ हैं, वो खुद को अच्छा महसूस करें। ठीक है? बीमार व्यक्ति को आहार, पोषण, उपचार, देखभाल तथा ज़रूरी सहायता दिया जाना। अब कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो हमें टाइम टू टाइम क्या है, उसकी दवाई जो है, उसका भोजन जो है, उस पे हमें ध्यान देते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं बेकार हूँ, मेरी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, मैं मतलब बोझ हूँ घर के ऊपर, ऐसी जो सोच जो है वो उत्पन्न होने लग जाती है। तो हमें इन सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ईज़ी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स थे। आप एक तरीके से इन क्वेश्चन के द्वारा चैप्टर्स को भी समझ सकते हो कि आपको क्या-क्या बातें चैप्टर के अंदर देखने को मिली होंगी। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए